अदालती फैसला कैसे तहरीक इंसाफ के एक एक इल्जाम और एतराज़ को गलत साबित कर रहा है, पूरी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अदालती फैसले में जजेस ने लिखा है कि हम पहले ही यह करार दे चुके हैं कि डिप्टी स्पीकर, वजीर आज़म और सदर के मुश्तरका इक़दामात ने पब्लिक एट लार्ज को बगैर किसी मुंतखब पार्लियामेंट और बगैर एग्जीक्यूटिव की हालत में छोड़ दिया, और ये दोनों रियासत के दो अहम आइनी सतून हैं। इसलिए पाकिस्तानी अवाम का ये हक कि उनकी हुक्मरानी एक आइनी पार्लिमानी हुकूमत करे, उसकी नफी कर दी गई। इस हक से उन्हें महरूम कर दिया गया। नए वजीर आज़म के इंतखाब के लिए आइनी अमल की पैरवी के बजाय वजीर आज़म और डिप्टी स्पीकर ने बादी नज़र में गैर आइनी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करके अवाम को गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन के लिए मजबूर कर दिया, और इस तरह मुल्क में एक आइनी बहरान पैदा कर दिया। गवर्नेंस में जो सियासी खला पैदा हुआ और जिससे गैर यकीनी की कैफियत ने जन्म लिया, उससे पाकिस्तान का हर शहरी मुतासिर हुआ। हमारी राय में इन हालात में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और उसके बाद वजीर आज़म और सदर की जानिब से लिए जाने वाले इक़दामात ने बादी नज़र में अपोजिशन जमातों और अवाम के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। अदालती फैसले के मुताबिक एक अहम मसला जिस पर हुकूमती वकला ने अपने दलाइल दिए वो साइफर का पैगाम था, जो एक पाकिस्तानी सफ़ीर की तरफ से 7 मार्च को वज़ारत ख़ारजा को भेजा गया। साबिक हुकूमत के वकला के मुताबिक साइफर से यह साबित हुआ है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बैरूनी रियासत के कहने पर लाई गई। यहाँ इस बात को नोट किया जाता है कि समाअत के दौरान वकला की तरफ से अदालत को यह साइफर नहीं दिखाया गया, बल्कि उसका कुछ हिस्सा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की हिमायत में जाहिर किया गया था। हमारे सामने हुकूमत के वकला ने यह दलाइल दिए कि साइफर ने संगीन नेशनल सिक्योरिटी के खदशात उठा दिए हैं, और ये एक हतमी सबूत है कि बैरूनी अनासिर पाकिस्तान में कुछ लोगों के साथ मिलकर रजीम चेंज के जरिए पाकिस्तान की सालवियत और खुद मुख्तारी को मजरू कर रहे हैं। और डिप्टी स्पीकर ने अपनी दानिस्त में साइफर के मवाद का इल्म रखते हुए एक गैर आइनी तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करके कौमी सलामती के बहरान को टाल दिया है। इसलिए इसी कौमी सलामती के दिफा में हुकूमती वकला ने सख्ती से यह दलाइल दिए कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मामले में अदालत मुदाखलत ना करे। इसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हम यहाँ तक तो इस बात से इत्तफाक करते हैं कि अदालत के पास नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक हुकूमती फैसलों पर एक महदूद दायरा कार है, लेकिन हम हुकूमती वकील की दीगर बातों में ज़्यादा वजन नहीं देखते। अदालती फैसले के मुताबिक जब हुकूमत ने कौमी सलामती को अपने उस फैसले को बरकरार रखने के लिए एक दिफा के तौर पर लिया जो बादी नज़र में एक गैर आइनी फैसला है, तो हुकूमत पाबंद है कि वो अपने इस दिफा की हकीकत को साबित करे, और ऐसा करने के लिए हुकूमत को सबूत पेश करने होंगे ताकि वो कानूनी जांच पड़ताल से बच सके। लेकिन यहाँ हुकूमत ने कौमी सलामती और बैरूनी मुदाखलत के दावे के दिफा का सारा केस सिर्फ एक साइफर पर रखा, जिसका मवाद ना हमें दिखाया गया और ना ही कौमी सलामती के उन अराकीन को जिन पर इल्ज़ाम है कि वो इस बैरूनी साजिश में मुलविस थे, और ना ही कौमी असम्बली के उन अराकीन को जिन पर इल्ज़ाम है कि वो इस बैरूनी साजिश में मुलविस थे। ना ही कोई दीगर सबूत हमारे सामने या कौमी असम्बली के सामने रखे गए, ना ही कौमी असम्बली के अराकीन के नामों की तफसीलात दी गई जिन पर साजिश और दीगर अराकीन या सियासी जमातों को तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देने के लिए मुबैना लालच या जबर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। अदालती फैसले के मुताबिक डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन जमातों के अराकीन से मुतालिक जो तासुर दिया था कि वो वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश में मुलविस हैं, और इस हवाले से उन्होंने जो तफसीली वजूहात बताई थी उनमें इबहाम है। डिप्टी स्पीकर की तफसीली वजूहात में इस बात का एतराफ़ किया गया था कि अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ इल्ज़ामात को तहकीकात की ज़रूरत है, और डिप्टी स्पीकर की इस ऑब्जर्वेशन से इस बात का एतराफ़ होता है कि जो मवाद उन्हें दिखाया गया था वो या तो ना मुकम्मल था या ना काफ़ी था। ये बात इस चीज़ से भी जाहिर होती है कि डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक मुख्तलिफ तारीखों का हवाला तो दिया, लेकिन पाकिस्तान से किसी शख्स का नाम नहीं लिया जो इस मुबैना साजिश में मुलविस थे। और मुमकिन है कि यही वजह हो कि डिप्टी स्पीकर ने इस हवाले से जामे तहकीकात की सिफारिश की ताकि वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून के इस मौक़िफ़ की तस्दीक हो सके कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों की मदद से बैरूनी साजिश चल रही थी। लेकिन 7 मार्च 2022 को साइफर मिलने के बावजूद इसमें मौजूद मालूमात की हुकूमत ने तहकीकात नहीं करवाई, और ना ही 28 मार्च और 31 मार्च को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में इसके मवाद की तरफ इशारा किया गया, और ना ही अपोजिशन जमातों के खिलाफ लगाए जाने वाले इल्ज़ामात और उनके सामने रखे गए। और ये सिर्फ उस वक्त हुआ जब 3 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद ऑर्डर ऑफ द डे के मुताबिक वोटिंग के लिए असम्बली में फिक्स हुई, तो वज़ीर कानून ने पहली दफ़ा ये मामला कौमी असम्बली में उठा दिया और डिप्टी स्पीकर से कहा गया कि वो तहरीक अदम एतमाद की आइनी हैसियत पर फैसला करें। अदालती फैसले के मुताबिक 2 अप्रैल को वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने बयान दिया कि काबीना ने इस हवाले से कमीशन कायम करने की मंजूरी दी है ताकि मुबैना बैरूनी साजिश की तहकीकात करवाई जाए, और हुकूमत का यह फैसला खुद बादी नज़र में मौजूदा सबूत के नाकाफ़ी होने की तरफ इशारा करता है। इसलिए नाकाफ़ी मवाद की वजह से हम इस इस्तदा को मंजूर करने और उसके मेरिट पर फाइंडिंग जारी करने से कासिर हैं। अदालती फैसले के मुताबिक मुदाखलत से मुताल्लिक जो वाहिद मालूमात हमारे सामने मौजूद है
वो डिप्टी स्पीकर की राय है कि एक बैरूनी रियासत पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश कर रही है। लेकिन ना ही डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और ना ही उनकी तफसीली वजूहात ये दावा करते हैं कि साइफर से ये जाहिर होता है कि अपोजिशन जमातों के किसी भी रुकन ने वजीर आजम और उनकी हुकूमत को घर भेजने के लिए किसी बैरूनी रियासत से राब्ता किया। और इस हवाले से काबिल एतमाद सबूत की अदम मौजूदगी में अदालत हुकूमत का यह दिफा कबूल नहीं कर सकती कि डिप्टी स्पीकर की तरफ से आइन के आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी को कौमी सलामती के नाम पर अदालती जांच पड़ताल से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालती फैसले के मुताबिक आर्टिकल 95 के तहत डिप्टी स्पीकर के पास 28 मार्च के बाद 7 दिन थे कि वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराते, जिससे उन्हें 4 अप्रैल तक वक्त मिला। इसलिए जब वजीर कानून ने 3 अप्रैल को साइफर से मुताल्लिक बात की तो डिप्टी स्पीकर के पास मौका था कि वो साइफर के मवाद और उसके असरात से मुताल्लिक कौमी असम्बली में बहस करवाते। लेकिन किसी भी रुकन असम्बली को सुने बगैर डिप्टी स्पीकर ने सिर्फ वजीर कानून के इल्ज़ामात पर तहरीक अदम एतमाद को ही मुस्तरद कर दिया। और ऐसा करते वक्त डिप्टी स्पीकर ने न सिर्फ आर्टिकल 95 की शिकों को नज़रअंदाज किया बल्कि आर्टिकल 5 से मुताल्लिक भी रूलिंग दी जो उनके दायरे कार से ही बाहर था। और ये बात इस मामले से अलग है कि अपोजिशन जमातों के उन अरकान को सुना ही नहीं गया जिन पर रियासत से गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए थे। अदालती फैसले के मुताबिक डिप्टी स्पीकर की तफसीली वजूहात और काबीना के फैसले ने इस बात को तस्लीम किया कि अपोजिशन जमातों और बैरूनी रियासत के मुबैना गठजोड़ को साबित करने के लिए इंक्वायरी की ज़रूरत है। और ऐसी इंक्वायरी या तो वो कमीशन कर सकता है जिसकी तश्कील 2017 के एक्ट के तहत हुकूमत दे सकती है, या कोई स्पेशलाइज्ड कमीशन इसकी इंक्वायरी कर सकता है जिसकी तश्कील एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या ऑर्डिनेंस के जरिए दी जा सकती है। दूसरा तरीका वो है जो 2015 में साबिक सदर ममनून हुसैन ने अपनाया था और जनरल इलेक्शन 2013 की इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। हुकूमत का यह मौक़िफ़ कि अदालत कौमी सलामती के दिफा और पाकिस्तान की सालमियत की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात का खुद नोटिस ले, उसकी कोई नज़ीर मौजूद नहीं है। और सबूतों की अदम मौजूदगी में अदालत के पास इंक्वायरी के आगाज़ का दायरा कार ही नहीं है। और जहाँ तक स्पीकर की तरफ से तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने का मुतालबा है तो ना ही आइन और ना कौमी असम्बली के रूल्स स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को ये अख्तियारात देते हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद को नाकाबिल समाअत करार देकर एक रूलिंग के जरिए मुस्तरद कर दें। आर्टिकल 95 और रूल 37 तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक मैंडेट देते हैं और ये बात साफ हो जाती है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने और असम्बली के इजलास को ख़त्म करने की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी थी। वज़ीर कानून की तकरीर के बाद डिप्टी स्पीकर के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या वो आर्टिकल 95 और रूल 37 के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराते, या वज़ीर कानून की तरफ से उठाए गए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बहस कराकर फिर वोटिंग की तरफ बढ़ते। लेकिन स्पीकर की तरफ से ये दोनों तरीक़ेकार नहीं अपनाए गए और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद ही मुस्तरद कर दी। डिप्टी स्पीकर ने अपने दायरा अख्तियार से तजावुज़ किया और अपनी पाबंदियों की नफ़ी की। डिप्टी स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की और उनकी तरफ से जो आइन के आर्टिकल 5 की तशरीह करने की कोशिश की गई वो भी उनके दायरा कार से बाहर थी। आइन का आर्टिकल 5 जो रियासत से वफादारी से मुताल्लिक है, उसकी खिलाफ वर्जी का मामला सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ में सबूत के साथ आ सकता है। इसलिए अगर अदालत को लगता है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की आइनी शिक की तशरीह गलत है तो कोर्ट के पास इसे गलत करार देने का दायरा अख्तियार है। और ऐसे मामलात में अदालत का फ़र्ज़ है कि ऐसी किसी भी रूलिंग में मुदाखलत करे और आइन को बालादस्त रखे। और अदालत का ऐसा कोई भी फैसला पार्लियामेंट की सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं है। अदालती फैसले के मुताबिक जब ये पता चल गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में कोई कानूनी असर नहीं था तो इस बात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि क्या वज़ीर आज़म सदर को पार्लियामेंट तहलील करने की एडवाइस दे सकते थे या नहीं। अदालती फैसले के मुताबिक आर्टिकल 58 जो असेंबली तहलील करने से मुताल्लिक है, उसकी तशरीह वज़ीर आज़म को उस वक्त सदर को असेंबली तहलील करने की एडवाइस से रोकती है जब पहले से ही वज़ीर आज़म के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद आ गई हो। ये तशरीह वाज़ेह है और ये वज़ीर आज़म के असम्बली तहलील करने की ताकत को उस वक्त रोकती है जब कौमी असम्बली में उन पर एतमाद का मामला चैलेंज हो चुका हो। इसलिए वज़ीर आज़म की सदर को असेंबली तहलील करने की एडवाइस आइन की तशरीह की खिलाफ वर्जी थी और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। अब क्योंकि वज़ीर आज़म की एडवाइस की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी तो सदर का असेंबली तहलील करने का फैसला भी अपनी आइनी हैसियत खो देता है। अदालती फैसले के मुताबिक दलाइल के दौरान हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ नकात रखे गए जिसमें जल्द इंतखाबात के हक़ में और नफ़ी में बात की गई। हुकूमत की तरफ से जल्द इंतखाबात के हक़ में बात करके ये दलील दी गई कि अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो 9 जमातों की एक कमज़ोर हुकूमत अपने आज़ादाना एजेंडों के साथ आ सकती है और जो हुकूमत आएगी उसमें ऐसे लोग शामिल होंगे जिन पर करप्शन के मुजरिमाना केसेस हैं। अदालती फैसले के मुताबिक ये एतराज़ जो इखलाकी ग्राउंड पर लिया गया है इसमें आर्टिकल 62, 63 नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्शन एक्ट के कवानीन को मद्देनज़र नहीं रखा गया है क्योंकि ये कवानीन मुल्जिमान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देते हैं। सिर्फ उसी वक्त ही कोई रुकन इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब उस पर जुर्म साबित हो जाए और सज़ा की शक्ल में उसकी नाअहली हो जाए।